मेरे सभी दोस्तों को मेरा राम राम, सभी को नमस्कार। आ जाइए सभी लाइव। देखिए दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा करते हुए आ रहे हैं। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो एग्जाम राजस्थान पुलिस का हो, चाहे वो वीडियो प्री का हो, चाहे वो वीडियो मेंस का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे एलडीसी का हो, या फिर किसी भी राजस्थान की भर्ती से संबंधित हो, उसमें ये टॉपिक हमेशा पूछा जाता है। और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों राजस्थान के त्योहार। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है राजस्थान के त्योहार। देखिए, राजस्थान में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के बारे में राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है। वो क्या है कि राजस्थान में देखिए कहा जाता है कि 7 बार और 9 त्योहार, अर्थात एक सप्ताह में दिनों की संख्या तो 7 ही होती है, लेकिन राजस्थान में उन 7 दिनों में राजस्थानी जो लोग हैं वो 9 त्योहार मना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कहावत क्या है? ये कहावत है कि 7 वार और 9 त्योहार, अर्थात सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है, लेकिन राजस्थान में त्योहार कितने मना लिए जाते हैं? 9। अर्थात साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन राजस्थानी लोग कितने त्योहार मना लेते हैं? 365 से भी ज्यादा, यानी कि 365 प्लस त्योहार राजस्थानी लोग मना लेते हैं। तो राजस्थान में अब इतने त्योहार मनाए जाते हैं, तो ये सर्वाधिक त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? अपना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये हो गया कि राजस्थान में सर्वाधिक त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं। तो बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन क्या पूछा जाए? क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक त्योहार, राजस्थान में सर्वाधिक त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? कहाँ मनाए जाते हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है अपना जोधपुर। ऑप्शन ए जोधपुर। ऑप्शन बी सीकर। ऑप्शन बी सीकर। ऑप्शन सी जयपुर। ऑप्शन सी जयपुर। ऑप्शन डी बीकानेर। ऑप्शन डी बीकानेर। तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं? तो बताइए। राजस्थान में देखिए सर्वाधिक त्योहार कहाँ मनाए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं जयपुर में। अतः जयपुर को त्योहारों की नगरी कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं? जयपुर को त्योहारों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जयपुर को? जयपुर को त्योहारों की नगरी कहा जाता है। इसे फेस्टिवल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को फेस्टिवल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक त्योहार जयपुर जिले में मनाए जाते हैं, अतः इसे त्योहारों की नगरी और फेस्टिवल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक कहावत राजस्थान में और भी ज्यादा प्रचलित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कब होती है। तो देखिए दोस्तों, त्योहारों की शुरुआत और त्योहारों की समाप्ति के बारे में राजस्थान में एक कहावत है। जो कहावत क्या है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात राजस्थान में तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अर्थात राजस्थान में
त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो तीज से होती है। और डूबी, डूबी का मतलब होता है समापन। डूबी का मतलब क्या होता है? समापन। अर्थात त्योहारों का समापन किस त्योहार से होता है? गणगौर से, गणगौर से। और बावड़ी का मतलब यहाँ पर बावड़ी, अरे अपने मारवाड़ी भाषा में ये नहीं कहा जाता क्या कि कोई जारी है उसको कहते हैं कि तू पक्षी बावड़िया, पक्षी बावड़िया, यानी कि बावड़ी का मतलब वापिस आना, वापिस आना, अर्थात लौट कर आना। अर्थात त्योहार कब से लौट कर आते हैं? तीज से। अर्थात राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है। और ये तीज कौन सी तीज है? छोटी तीज। छोटी तीज का त्योहार राजस्थान में कब आता है? यह आता है श्रावण शुक्ल तृतीया। छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया। और गणगौर, गणगौर कब आती है? गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तृतीया। अर्थात राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से और त्योहारों का समापन गणगौर पे होता है। इन दोनों ही त्योहारों के पहले दिन जो त्योहार मनाया जाता है उसे सिंजारा कहते हैं। अतः सिंजारा साल में 2 बार आता है। अब हम त्योहारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ कैलेंडर हैं जिन पर त्योहार आधारित होते हैं। जैसे हिंदू धर्म के त्योहार होते हैं वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित होते हैं। मुस्लिम समाज के जो त्योहार होते हैं वो हिजरी सम्मत पे आधारित होते हैं। एक अंग्रेजी कैलेंडर भी है जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग लगाइए महत्वपूर्ण कैलेंडर या प्रमुख कैलेंडर। प्रमुख कैलेंडर। पहला कैलेंडर देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर इसे ईसवी सन वाला कैलेंडर भी कहते हैं। इसे ईसवी सन वाला या अंग्रेजी कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। देखिए अपने जो नहीं चलता क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, इसी कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया है। इसे अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। इसे ईसवी सन वाला कैलेंडर भी कहते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इस कैलेंडर को कहाँ मान्यता प्राप्त है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कैलेंडर को मान्यता प्राप्त है। इस कैलेंडर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसकी शुरुआत, इस कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी से होती है। इस कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी से होती है तथा इसकी समाप्ति 31 दिसंबर को होती है। यह हो गया अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर को अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। इसे ईसवी सन वाला कैलेंडर भी कहते हैं। इसकी शुरुआत प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से होती है और इसका समापन 31 दिसंबर को हो जाता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, अर्थात ये पूरे देशों में ये कैलेंडर चलता है। यहां तक का नोट कर लो। अपन ने ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में जान लिया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी को और समाप्ति 31 दिसंबर को होती है। अब अगला जो कैलेंडर है उसका नाम है अपना राष्ट्रीय पंचांग। क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग इसे शक संवत भी कहते हैं। इसे शक संवत भी कहा जाता है। इस कैलेंडर को क्या कहा जाता है? शक संवत भी कहा जाता है। इस
कैलेंडर को 22 मार्च सन 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा मिला। यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। देखिए, ये जो कैलेंडर है यह शक संवत भी कहा जाता है। इस कैलेंडर की शुरुआत, इस कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा मिला था। यह भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्वेश्चन पूछा जाए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन है? ऑप्शन में आ जाए विक्रम संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर और शक संवत या फिर हिजरी संवत, तो आपका उत्तर होना चाहिए शक संवत वाला कैलेंडर ही भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। इस कैलेंडर की शुरुआत प्रत्येक वर्ष इसकी शुरुआत प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को होती है। 22 मार्च को होती है। इस कैलेंडर की शुरुआत प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को इसकी शुरुआत होती है तथा इसका प्रथम दिन चैत्र कृष्ण एकम तथा अंतिम दिन फाल्गुन की अंतिम तिथि यानी कि फाल्गुन की 30वीं तिथि होती है। इस कैलेंडर का प्रथम दिन चैत्र कृष्ण एकम को होता है तथा इसका अंतिम दिन फाल्गुन की 30वीं तिथि यानी कि फाल्गुन की पूर्णिमा होती है। तो एक बार इसका रिवीजन कीजिए। देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग हम पढ़ रहे हैं, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत ही भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। इस कैलेंडर को 22 मार्च सन 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय पंचांग का इसको दर्जा दिया गया कब? 22 मार्च 1957 को। यह भारत का क्या है? राष्ट्रीय पंचांग है तथा इसकी शुरुआत 22 मार्च, इस कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 22 मार्च को हुई थी। हमेशा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को ही इसकी शुरुआत होती है। इसका प्रथम दिन चैत्र कृष्ण एकम तथा इसका अंतिम दिन चैत्र कृष्ण एकम और इसका अंतिम दिन फाल्गुन की 30वीं तिथि होता है। देखिए, अभी हमने जाना राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों शक संवत वाला कैलेंडर। शक संवत वाला तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे विक्रमी संवत वाला कैलेंडर। ये जो विक्रमी संवत वाला कैलेंडर है इसे विक्रमी कैलेंडर कहते हैं और इसकी जो वो संवत है वो कौन सी है? विक्रम संवत। हाँ, तो आ जाइए, हम पढ़ेंगे विक्रम संवत। तीसरा कैलेंडर है अपना विक्रम संवत। विक्रम संवत की अगर मैं बात करूं तो विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य नाम के राजा ने की थी। विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य नाम के राजा द्वारा की गई। इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की विक्रमादित्य नाम के एक राजा ने। यह
कैलेंडर चंद्र गणना पर आधारित है। ये कैलेंडर किस पर आधारित है? चंद्र गणना पर। ये कैलेंडर चंद्र गणना पर आधारित है। इसके प्रत्येक महीने में, इसके प्रत्येक माह में दिनों की संख्या 29 सही 1/2 यानी 29.5 दिन होती है। यानी कि अगर साल की मैं बात करूं तो प्रत्येक साल में, प्रत्येक वर्ष में 355 या 354 दिन होते हैं। विक्रमी कैलेंडर के प्रत्येक महीने में 29.5 दिन के हिसाब से पूरे साल में 355 या 354 दिन होते हैं। जबकि एक साधारण कैलेंडर में, यानी कि अपने ईस्वी सन वाले अंग्रेजी कैलेंडर में 365 दिनों की संख्या होती है एक साल में। अब इसमें एक वर्ष में 10 दिन कम हो रहे हैं, तो 2 वर्ष में 20 दिन और 3 वर्ष में 30 दिन, यानी पूरा एक महीना क्या हो गया? कम। यह आपने देखा होगा, होली कभी तो आती है फरवरी के लास्ट में, कभी आती है मार्च के शुरुआत में, कभी आती है मार्च की समाप्ति के साथ, कभी मार्च के बीच में आती है। ये इसी की वजह से होता है। अब इसमें 3 साल में 1 महीने की कमी आ गई, 3 साल में 1 महीने की कमी आ गई, तो हम क्या करेंगे? इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर के बराबर लाने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में एक अधिमास जोड़ा जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष में एक क्या जोड़ा जाता है? एक अधिमास जोड़ा जाता है। अगर हम ऐसा ना करें तो होली एक बार तो आएगी मार्च में, एक बार आएगी फरवरी में, और धीरे धीरे होली जनवरी और दिसंबर में। अब जब एक बात बताओ, जब होली मार्च से होती है तो उस समय सर्दी तो बिल्कुल गायब हो जाती है, हल्की फुल्की रहती है। लेकिन अगर ये हम एक अधिमास नहीं जोड़ें तो होली धीरे धीरे मार्च से आएगी फरवरी में, फिर फरवरी के बाद में अगले 3 साल में होती हुई जनवरी में, जनवरी से फिर आएगी दिसंबर में। जनवरी और दिसंबर में सर्दी पड़ती है भयंकर वाली। आप रजाई उड़ के सो रहे हो, आपके दोस्त रंग की बाल्टी घोल घाल के आते हैं और आपके ऊपर दबा के फेंकते हैं और कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। भाई बुरा मानने वाली बात तो है, होली है तो होली की जगह सर्दी के अंदर कोई पानी की बाल्टी फेंकेगा तो वो सहन कर पाओगे क्या? नहीं। इसीलिए प्रत्येक 3 वर्ष में एक अधिमास जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के बराबर करने के लिए। किस कैलेंडर को? विक्रमी कैलेंडर को, विक्रम संवत को। अब मैं बात करूं कि विक्रम संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखिए, ये विक्रमी संवत अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे चलता है। 57 साल आगे चलता है। 57 साल आगे चलता है, यानी वर्तमान में 2022 चल रहा है। ये क्या 2022 ईस्वी। अगर मैं इससे विक्रम संवत निकालूंगा तो इसमें क्या जोड़ दूंगा? 57 यानी 57। तो वर्तमान में विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2079 विक्रमी संवत, यानी 2069 विक्रमी संवत चल रहा है। सॉरी, पीछे हमने शक संवत वाले कैलेंडर में एक बात बताना मैं भूल गया था। जैसे इसमें ये 57 साल आगे चलता है, उसी तरह से शक संवत वाला जो कैलेंडर है, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 78 साल पीछे चलता है। 78 साल पीछे चलता है, यानी 2022 में से क्या करना पड़ेगा? 78 माइनस करना पड़ेगा। अब आइए विक्रमी कैलेंडर। विक्रमी कैलेंडर के बारे में आपने जाना, विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की। यह कैलेंडर चंद्र गणना पर आधारित है। प्रत्येक माह में 29.5 के हिसाब से 355 या 54 दिन इसमें प्रत्येक साल में होते हैं।
प्रत्येक 3 वर्ष में इसमें एक अधिमास जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के बराबर लाने के लिए। विक्रमी संवत अपने ईस्वी सन वाले कैलेंडर से कितने वर्ष आगे चलता है? 57 साल। वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है? 2079। यहां तक अपन ने देख लिया। अब विक्रमी जो संवत है, हिंदू धर्म के लगभग सभी त्योहार किस पर आधारित होते हैं? तो हिंदू धर्म के सभी त्योहार लगभग इस विक्रमी कैलेंडर पर आधारित होते हैं। विक्रमी कैलेंडर में प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब वो महीने कौन कौन से हैं? महीने विक्रमी कैलेंडर के महीने, विक्रमी कैलेंडर के महीने। विक्रमी कैलेंडर में देखिए जो पहला महीना आता है वो आता है चैत्र का। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन। अश्विन के बाद में आ गया कार्तिक। कार्तिक के बाद में आ गया मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष के बाद में आ गया पौष, माघ, और अंतिम महीना जो होता है वो होता है अपना फाल्गुन। अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। चैत्र के महीने की शुरुआत होती है मार्च या फिर अप्रैल में, और फाल्गुन का महीना होता है फरवरी में या फिर मार्च में। विक्रमी कैलेंडर का जो प्रथम दिन होता है वो होता है इसका प्रथम दिन। विक्रमी कैलेंडर का प्रथम दिन जो होता है वो होता है चैत्र शुक्ल एकम। विक्रमी कैलेंडर का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल एकम होता है, और इसका जो अंतिम दिन होता है वो अंतिम दिन भी क्या होता है? अंतिम दिन चैत्र की अमावस्या। चैत्र की अमावस्या अर्थात विक्रमी कैलेंडर का प्रथम और अंतिम दिन एक ही महीने में होता है। चैत्र शुक्ल एकम को इसका प्रथम दिन होता है और चैत्र की अमावस्या को विक्रमी कैलेंडर का अंतिम दिन होता है। हमने कैलेंडर जान लिए, विक्रमी कैलेंडर जान लिया, इसके महीने भी हमने जान लिए। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अपना एक कैलेंडर और बचा है जिसका नाम है हिजरी सम्मत, हिजरी सन। मुस्लिम धर्म का कैलेंडर है। मुस्लिम धर्म के जितने भी त्यौहार होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? हिजरी सन पर। तो अपना अगला जो चौथा कैलेंडर है वो है हिजरी सन। हिजरी सन की अगर मैं बात करूं तो हिजरी सन में मुस्लिम धर्म का कैलेंडर, पहला तो क्या? मुस्लिम धर्म का कैलेंडर, ये मुस्लिम धर्म का कैलेंडर है तथा इसका प्रथम महीना मुहर्रम, प्रथम महीना मुहर्रम, और इसका जो अंतिम महीना है
उसका नाम है जिल-हिज। प्रथम महीना मुहर्रम, अंतिम महीना जिल-हिज। यह भी चंद्र गणना पर आधारित होता है। यह भी चंद्र गणना पर, यह भी चंद्र गणना पर आधारित होता है। ये हिजरी सन हो गई। हिजरी सन मुस्लिम धर्म का कैलेंडर है। इसका प्रथम महीना मुहर्रम, अंतिम महीना जिलहिज होता है। ये भी चंद्र गणना पर आधारित होता है। अब हम हिजरी सन के महीने याद करेंगे। हिजरी सन में भी कुल 12 महीने होते हैं। हिजरी सन में भी कुल 12 महीने होते हैं। पहला महीना हो गया इसका मुहर्रम, दूसरा हो गया सफर, तीसरा हो गया रबी उल अव्वल, चौथा हो गया रबी उल सानी, पांचवा हो गया जमादी उल अव्वल, छठा हो गया जमादी उल सानी। 6 महीने हो गए। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। 7वां जो इसका महीना है वो है रज्जब। 8वां है सावान। 9वां है रमजान। 9वां है रमजान। और दूसरा है इसका 10वां है सव्वाल। 11वां जिलकाद। 11वां महीना क्या है? जिलकाद। और 12वां है जिलहिज। जिलहिज। ये 12 महीने हो गए। कौन से हैं ये हिजरी सन के महीने, हिजरी सन के महीने। हिजरी सन के 12 महीने हैं। मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी। उसके बाद में रज्जब, सावान, रमजान, सव्वाल और जिलकाद और जिलहिज। ये 12 महीने हैं। इनको याद कर लेना आप। अब जो ये कैलेंडर हुए हमारे कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे त्यौहार। त्यौहार पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा विक्रमी कैलेंडर के बारे में और बता देता हूँ। देखिए, विक्रमी कैलेंडर में प्रत्येक महीने में दो क्या होते हैं? पक्ष। दो क्या होते हैं? पक्ष। जो पहला पक्ष होता है उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। प्रत्येक पक्ष 15 दिन का होता है। ये भी 15 दिन का होता है। इसे बदी भी कहते हैं और इसे सुदी भी कहते हैं। इनकी तिथियां चलती है एकम या प्रतिपदा से लेकर अमावस्या को 15वीं तिथि होती है। अर्थात जो अमावस्या होगी वो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या कहलाएगी? अमावस्या। वापिस जैसे शुक्ल पक्ष लगेगा, तिथि वापिस एकम या प्रतिपदा, एकम या प्रतिपदा से चलेगी। और जो इसकी 15वीं तिथि होगी उसे कहेंगे पूर्णिमा। उसे क्या कहेंगे? पूर्णिमा। अब आज हमने यहाँ तक ही जाना। हमने सबसे पहले पढ़ा कि राजस्थान के त्योहारों की नगरी जयपुर को कहते हैं, क्योंकि जयपुर में सर्वाधिक त्यौहार मनाए जाते हैं। अतः इसे फेस्टिवल सिटी के नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद में हमने पढ़ा एक कहावत प्रचलित थी कि 7 वार और 9 त्यौहार। राजस्थान में दिनों की संख्या से ज़्यादा त्यौहार होते हैं। फिर हमने पढ़ा तीज त्यौहार बावड़ी रले डूबी गणगौर, अर्थात राजस्थान में त्यौहारों की शुरुआत तीज से होती है और समाप्ति होती है गणगौर से। उसके बाद में हमने कुछ मतलब कैलेंडरों के बारे में जाना। जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी, जनवरी फरवरी वाला ये कैलेंडर है। और उसके बाद में हमने पढ़ा सक्षम जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग था, जो 78 साल पीछे चलता है, चंद्रगणना पर ही वो भी आधारित है। उसकी शुरुआत चैत्र की 1 तारीख से होती है और फाल्गुन की 30 तारीख को उसकी समाप्ति हो जाती है। उसकी शुरुआत, सॉरी मैंने लिखवाया नहीं था, आप नोट कर लीजिए। उसकी शुरुआत जो अपना राष्ट्रीय पंचांग था सक्षमवत वाला, उसकी शुरुआत की थी किसने? कनिष्क नाम के एक व्यक्ति ने की थी। कनिष्क नाम के एक व्यक्ति थे, अर्थात कनिष्क नाम के एक राजा ने की थी। इसे राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा 22 मार्च 1957 को दिया गया था और ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। इसकी शुरुआत हर वर्ष 22 मार्च को ही होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा विक्रमी संवत वाला विक्रमी कैलेंडर। विक्रमी कैलेंडर पर हिंदू धर्म के सभी त्यौहार लगभग आधारित होते हैं। विक्रमी कैलेंडर में प्रत्येक महीने में 29.5 दिन हमने पढ़े, 355 या 54 दिन हो गए। उस हिसाब से प्रत्येक 3 वर्ष में एक अधिमास जोड़ा जाता था ग्रेगोरियन कैलेंडर के बराबर लाने के लिए। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि चैत्र शुक्ल एकम से इसकी शुरुआत होती है, इसका अंतिम दिन चैत्र की अमावस्या होती है। हिंदू धर्म के इसके त्यौहार आधारित होते हैं। यह 57 साल आगे चलता है किससे? ग्रेगोरियन कैलेंडर से। वर्तमान में 2079 यानी 2079 विक्रम संवत चल रहा है। उसके बाद में हमने इसके क्या पढ़े? उसके बाद में हमने इसके महीने पढ़े। महीनों के बाद में फिर हमने इसके महीने के पक्ष जाने। 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष पहले आता है, शुक्ल पक्ष बाद में आता है। प्रत्येक पक्ष में 15 दिन होते हैं और तिथियां होती है एकम या प्रतिपदा से चालू होती है। प्रथम पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या और द्वितीय पक्ष की अंतिम तिथि क्या होती है? वो होती है पूर्णिमा। इस प्रकार से हमने हिजरी संवत वाला कैलेंडर जाना, जो मुस्लिम धर्म का कैलेंडर था, जिसमें उसके पूरे 12 महीने पढ़े। तो अब हम आगे की क्लास में त्योहारों की शुरुआत कर देंगे। आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री में इसे देख सकें और मैं लोगों की सेवा कर सकूं। बस धन्यवाद सभी को। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय जय राजस्थान बालकों।